नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। तो सुर्खियां अखबार की में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि तमाम बड़े अखबारों की बड़ी हेडलाइन सुर्खियों से आपको रूबरू करवाएंगे, वो भी आसान शब्दों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चारुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य है हमारा, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। दैनिक जागरण में खबर का जिक्र है। पीएम मोदी ने कल बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए छात्रों से हमेशा जिज्ञासु और साहसी बने रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने प्राचीन नालंदा बिहार के परिसर और यहाँ फैले अवशेषों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा, नालंदा उस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन वो ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के विध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना ही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान है, सम्मान है, एक मूल्य, गौरव और गाथा है। बिल्कुल, देखिए, भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए उनका ये पहला बिहार का दौरा था, जिस दौरान वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और कई सारी सौगात देखिए इस दौरान प्रधानमंत्री की ओर से दी गई थी। और साथ साथ देखिए सबसे अहम चीज़ है कि ज्ञान और शिक्षा का यहाँ पर जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। और बिहार में देखिए किस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम सारी खबरें आती रहती हैं, और ऐसे में नालंदा को किस तरह से और ज्यादा प्रमोट करना है, और नालंदा को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि नालंदा एक मूल्य है, गौरव और गाथा है। मोनिका, बिल्कुल, देखिए कई और अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। चूंकि मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद ये पहला मौका था जो प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार के दौरे पर गए हैं। और ये हेडलाइन यहाँ की देखिए, भारत फिर बनेगा ज्ञान का केंद्र, भावी पीढ़ियां करेंगे विश्व का नेतृत्व। तो देखिए कई देशों के राजदूत जो हैं वो इस सम्मान समारोह में शामिल रहे थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन था इसमें शामिल हुए थे। तो बड़ा आयोजन ये था, और इसके तहत जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश जो है वो विश्व भर को दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में फिर से ज्ञान के मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा और छात्र छात्राओं को आधुनिक एवं अनुसंधान आधारित उच्च शिक्षा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि देश की जो भावी पीढ़ियां हैं वो वर्ल्ड की लीडरशिप करेंगी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि देखिए, आग भले ही लग गई हो, लेकिन आग से ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता, और इस बात का बड़ा सबूत जो है वो नालंदा है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, कल युवाओं संग करेंगे योग। अमर उजाला समेत कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे, ये 10वां इंटरनेशनल योगा डे है जिसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके लिए वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, देखिए 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे वो युवाओं के कार्यक्रम एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JNK में शामिल होंगे। और कल, जैसे कि हम बता रहे हैं, चारुल भी बता रही है कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सुबह 6:30 बजे श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1500 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रखते हुए दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल, देखिए इस खबर को अमूमन हर अखबार ने तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, और खासकर नतीजे जब से आए हैं उसके बाद जम्मू का ये पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री का। और यह हम अक्सर देखते हैं कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री अलग अलग जगह मौजूद होते हैं। और मोदी सरकार में क्योंकि इसे बनाने का ऐलान किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर। और खासकर देखिए यहाँ पर बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। 370 हटने के बाद
विकास की एक नई गाथा जो है वो जम्मू कश्मीर में लिखी जा रही है, लगातार लिखी जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो जम्मू के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और खासकर नतीजे सामने आने के बाद पहुँच रहे हैं, तो कई सारी उम्मीदें हैं कि कई सारी सौगात लेकर आएंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। और देखिए ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी अगर हम देखें तो घाटी में आतंकियों की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है कि वो किसी भी तरह से जो है लोगों के बीच खौफ पैदा कर सके, लोगों के बीच डर पैदा कर सके और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को बाकी जो भारत है उससे अलग कर सके। क्योंकि डर अगर वहाँ बना रहेगा तो ज़्यादातर लोग वहाँ जाने से बचेंगे, वहाँ के टूरिज़्म पर इसका असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा और जाहिर तौर पर वहाँ के जो लोग हैं वो खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे। तो बड़ी कोशिश, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला ले रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना इस दौरान भी, और वहां जाकर वो डल लेक के पास बैठकर योग करेंगे। वहां जो तमाम योग प्रेमी हैं उनके साथ बैठकर योग करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बड़ा संदेश भी घाटी से देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि डरने वाले नहीं हैं भारतीय और हम अपना काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सेना बखूबी निभा रही है। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम चीज़ है कि प्रधानमंत्री इस दौरान वहाँ के युवाओं से बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कश्मीर में आपको पता है कि किस तरह से मुठभेड़ चलती रहती है और ऐसे में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को प्रमुखता दी है। श्रीनगर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को निर्धारित दौरे से पहले केंद्र शासित प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में 2 आतंकियों को मार गिराया। मामले से अवगत लोगों ने बताया, अधिकारियों ने बताया कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद श्रीनगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर उत्तरी कश्मीर जिले के हादीपोरा गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। बिल्कुल, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। 2 टेररिस्ट शॉट डेड इन कश्मीर गन फाइट अहेड ऑफ प्रधानमंत्री मोदीज विजिट। तो ये खबर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये हेडलाइन है इस खबर की, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक एनकाउंटर हुआ था हाई सिक्योरिटी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को यानी कि आज जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे और उससे पहले जो है आर्मी और JNK पुलिस की एक जॉइंट टीम ने एक जो है ऑपरेशन चलाया हुआ था हादीपोरा गांव, ये बताया जा रहा है, जो कि अगर हम देखें रफली श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर इसकी दूरी बताई जा रही है। यहाँ पर कुछ इनपुट्स मिले थे कि इस इलाके में आतंकवादी सक्रिय जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम बातें अधिकारियों ने बताई थी, जिसके आधार पर यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया, जॉइंट ऑपरेशन सेना का और जम्मू कश्मीर पुलिस का, और 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले। देखिए पहले भी इस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से कोशिश घाटी में की जा रही है कि लोगों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं खौफ पैदा किया जाए ताकि लोग वहां पर जाने से बचें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते और इसीलिए ये कड़ा संदेश, जैसे कि पहले हम चुनाव के दौरान भी चारों चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और कम से कम इतने डेयरिंग वो काम वो करते हैं जो बड़े बड़े संदेश दे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए और खासकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तो यहाँ पर आतंकियों के जो मंसूबे रहे हैं कश्मीर को लेकर, घाटी को लेकर, कि वो यहाँ पर आतंक का पर्याय जो है वो बनाएंगे। ऐसे में लगातार हमारी सेना जो है वो इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद जाना, वहाँ पर योग करना, ये बताता है कि सरकार तो डरने वाली नहीं है लेकिन आतंकियों की अब खैर नहीं है। और प्रधानमंत्री देखिए जिस दौरान वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर युवाओं से भी बातचीत करेंगे। और पिछले कुछ समय जब हमने देखा था लगातार 3 से 4 दिन तक आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक की थी जिसमें खुद NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनियमितताओं के दावों के बाद UGC नेट को रद्द कर दिया गया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। देखिए शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार देर रात मंगलवार को आयोजित UGC नेट को जो है वो रद्द कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय से जानकारी मिली थी, उसमें कहा गया था कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया था।
सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। उसने कहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। ये विकास ऐसे समय में हुआ है जब एनटीए मेडिकल और समृद्ध पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में अनियमितताएं, गड़बड़ी देखी गई। उसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई। तो देखिए इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है क्योंकि नेट को जिस तरह से रद्द किया गया है, इससे पहले मोनिका नीट को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, 24 लाख परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनका जिस तरह से गुस्सा फूटा था सरकार पर। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई अनियमितताएं नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये स्पष्ट हो जाता है कि गड़बड़ी की गई है। शिक्षा मंत्री बाद में इस बात को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर गड़बड़ी किस तरह से की गई थी, आखिर क्या अनियमितताएं थी जिसकी वजह से ये जो एग्जाम में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, वो सब कुछ हुआ है। अब ऐसे में एनटीए ने ही नीट की एग्जाम कराए थे और एनटीए ने ही यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी जो कि 18 जून को हुई थी। फिलहाल इस परीक्षा को भी अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर शिक्षा प्रणाली पर उठने लगा है कि क्या जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं उनमें अगर इस तरह से गड़बड़ी सामने आती रही तो आखिर शिक्षा प्रणाली पर आम जनता का भरोसा कैसे कायम होगा। इसी के साथ साथ देखिए, जब यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो लोग एक उम्मीद रखते हैं कि ये स्टूडेंट भारत से आया है, और अगर इस तरह की खबरें लगातार सामने आई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठ सकते हैं, जो कि देश की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। मोनिका बिल्कुल, और देखिए इसे रद्द कर दिया गया है और इसके बाद अब ये कहा गया है कि जो नई डेट से नया स्केड्यूल है वो अनाउंस किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का बड़ा प्रकोप, 226 की मौत। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र हुआ है। हालांकि आजकल आप हर अखबार और हर टीवी के हेडलाइंस में इस खबर को देखेंगे। भीषण गर्मी और लू की वजह से दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा हुआ है। दिल्ली में बीते 48 घंटों में 226 लोगों की जान चली गई है। ये बात अलग है कि स्वास्थ्य विभाग लू लगने से अस्पताल में भर्ती 22 लोगों की ही मौत की पुष्टि कर रहा है। इस दौरान अलग अलग अस्पतालों में 116 लोगों के मृत अवस्था में लाए जाने के मामले में कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में 40 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण हरियाणा में 48 लोगों की जान गई है। इनमें से अधिकांश मौत की वजह से लू और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारी बताई जा रही है। देखिए, दिल्ली में मंगलवार की रात का जो तापमान है वो सामान्य से 8 डिग्री ज़्यादा यानी कि 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 55 साल पहले 1969 में इससे ज़्यादा तापमान हुआ था। तो कई रिकॉर्ड टूटे हैं इस दफा। बिल्कुल, देखिए ये खबर, एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ गया है और 226 लोगों की मौत हो गई। देखिए, मौत का ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। हर किसी को इंतजार है क्योंकि कहा गया था कि 20 जून के बाद कभी भी मॉनसून जो है वो आ सकता है। लेकिन यहाँ अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो है टेम्परेचर। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से 55 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है और भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा, हर साल जो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट रहा है, आने वाले वक्त में अगर ये टेम्परेचर 55 या 60 तक पहुंच गया तो ये लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो लोग आखिर घरों से बाहर कैसे निकलेंगे, रोजमर्रा के काम कैसे करेंगे। बिल्कुल, और इसमें सबसे अहम चारों एक बात ये भी हो जाती है कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई सूरज ढलेगा तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी कुछ समय से आप देखेंगे जो मिनिमम टेम्परेचर है जो कि रात के वक्त सबसे कम होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग सबसे कम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा राइज कर गया है। यानी कि सूरज ढलने के बाद भी आपको गर्मी से राहत नहीं मिल रही है चूंकि तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल, धान समेत 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। दलहन तिलहन के मूल्य में ज्यादा इजाफा किया गया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपये तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपये ज्यादा है। कपास की फसलों की नई एमएसपी 7121 रुपये तय की गई है। इसकी एक दूसरी
किस्म नई एमएसपी 7,521 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। वैष्णव ने बताया कि देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। नई एमएसपी से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा और ये पिछले फसल सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो देखिए ये एक बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिस पर कल सुबह से लगातार चर्चा हो रही थी कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये फैसला जो है किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धान समेत 14 कुल फसलें हैं जिनका एमएसपी बढ़ा है। दलहन तिलहन के मूल्यों में खासा इजाफा किया गया है। अमर उजाला अखबार में एक सूची भी छापी गई है बाकायदा, जिसमें तमाम चीज़ों के नाम लिखे हैं, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली, और कंपैरिजन में बताया कि 2023-24 में और 2024-25 में कितना डिफरेंस आया है, कितने कितने रुपए की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी है उसे 5.35% से बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास समेत 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है। तो नई सरकार बनी है। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री भी पुराने हैं चारों, और कैबिनेट में तमाम जो बड़े चेहरे अगर हम देखें तो वो रिपीट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि नई सरकार है, नई जो है जोश है और बहुत सारी नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि जो गलतियां जो चूक पहले हुई हैं। लेकिन मोनिका यहाँ पे आपने कह दिया प्रधानमंत्री पुराने हैं, दरअसल कई पुराने चेहरे ऐसे हैं जिन्हें कैबिनेट में दोबारा से जगह दी गई है और इन्हें कैबिनेट प्रधानमंत्री भी हमारे वही हैं जो पिछले 2 कार्यकाल से रहे हैं। चलिए आगे भी जिक्र करेंगे खबरों का, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आतिशी ने मोदी से पानी मांगा है, मदद मांगी है और पानी के मुद्दे पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर का जिक्र है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की पानी की समस्या को कम करने में मदद मांगी है और कहा है कि अगर भीषण गर्मी के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राजधानी को अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो शुक्रवार से अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह उपवास पर चलेंगी। हरियाणा पर उचित पानी का हिस्सा देने से इनकार करने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हालांकि बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को इसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार ठहरा और कहा कि प्रधानमंत्री से मदद मांगने का कोई उनका अधिकार नहीं है। तो हेडलाइन भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आतिशी आस्क मोदी फॉर हेल्प, वार्न्स ऑफ हंगर स्ट्राइक ऑन वाटर इशू। तो देखिए दिल्ली में जिस तरह से पानी का मुद्दा बना हुआ है, लोग जिस तरह से इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि आमजन सीधे प्रभावित हो रहे हैं। और अब से पहले देखिए कहा जाता था कि गरीब पर मार पड़ती है, मंत्रियों को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जो वीआईपी इलाके हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, यहाँ पर जहाँ पर ऐसा इशू आने लगा है, पानी की किल्लत होने लगी है, इसने कहीं ना कहीं अब लोगों की आंखें तो खोल ही दी हैं कि प्रभावित सिर्फ आम जनता नहीं है, वीआईपीज भी हैं। अब ऐसे में आतिशी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो हड़ताल पर बैठ जाएंगी। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका कहना है कि आतिशी का कोई हक नहीं बनता है कि वो प्रधानमंत्री से इस तरह की बातें कहें या फिर उनसे मदद मांगे। लेकिन यहाँ कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो टैंकर माफिया हैं उन पर आखिर क्यों लगाम नहीं लगाया जा रहा है और दिल्ली सरकार ही क्यों कह रही है कि वो उनके बस की बात नहीं है, या हरियाणा सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर दिल्ली सरकार पर ही सवाल उठाए गए थे। बिल्कुल, दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि उन पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते चूंकि वो हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि मैनेजमेंट की कमी है दिल्ली सरकार में। और देखिए अगर हम कुल मिलाकर देखें तो मैनेजमेंट की कमी वाकई में नजर आती है, चूंकि पहले आप राज्य सरकारों पर सवाल उठा रहे थे और अब केंद्र सरकार के पाले में आपने गेंद फेंक दी है। हालांकि देखिए ये भी देखना होगा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री लगातार ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, उन्हें मिलने का वक्त तक नहीं दे रहे हैं। कहीं केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकारों पर दबाव बनाएं और हमारी मदद करवाएं। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली की जनता को पानी कब जो नसीब हो पाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे।
सिर्फ बयानों पर आधारित है पूरा मामला, सीएम केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कई आरोप लगाए और कहा कि उसके पास इस बात का सबूत है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है। जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी जो भी आरोप लगा रही है उससे ऐसा लगता है कि वो पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रही है। केजरीवाल के बचाव में उनके वकील ने दलील दी कि पूरा मामला केवल उन गवाहों के बयानों पर आधारित है जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया और जमानत का वादा किया गया है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है, इसके साथ ही साथ अमर उजाला में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत। ये हेडलाइन आप अमर उजाला में देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जिक्र है कि जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की, तो ईडी ने बुधवार को अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अपील की और कहा कि 2022 में खत्म की गई दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। केजरीवाल के वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। जांच अधिकारी ने इस पर कहा कि मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ का पता लगा लिया गया है। देखिए, केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी के संयोजक का नाम नहीं था। वकील ने कहा कि सीबीआई के एफआईआर में भी केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी जो आरोप लगा रही है उसे ऐसा लगता है कि वो दिल्ली के सीएम पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब जो जमानत याचिका है या फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है अरविंद केजरीवाल की। ईडी का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो तो हुआ ही था इस मामले में कई करोड़ रुपए का, लेकिन 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी गई थी और ईडी के पास इसको लेकर पर्याप्त सबूत भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और ईडी जानबूझकर फंसा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। उनका यह भी कहना है कि दरअसल गवाह जो हैं जिन्होंने बयान दिए हैं वो वही लोग हैं जिन्हें पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है या फिर जिन्हें ये वादा किया गया है कि अगर आप इस तरह के बयान देते हैं या इस तरह की गवाही देते हैं तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि अदालत भी मानती है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और इस मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है और देखिए, जन सेना पार्टी जेएसपी के अध्यक्ष और पीथापुरम के विधायक के पवन कल्याण ने को बुधवार को अपने यहाँ कैंप कार्यालय में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण जल आपूर्ति, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद श्री कल्याण ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बागवानी कार्यों और आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने वाली फाइल्स पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर पवन कल्याण ने अपनी कहा जा सकता है कि शपथ जो है वो ले ली है और इस दौरान उन्होंने बताया कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं पंचायत भवन को लेकर या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना को लेकर या फिर रोजगार की गारंटी को लेकर। जो पवन कल्याण की कहा जा सकता है प्राथमिकताएं रहने वाली हैं उस पर उन्होंने बताया, भी विचार भी किया हुआ था पहले से ही कि जब सरकार बन जाएगी तो किस तरह से आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर किस तरह से बढ़ना है, और ऐसे में पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। साथ ही साथ देखिए, भी बता दें कि बहुत पोर्टफोलियोज़ हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और तमाम इन पोर्टफोलियोज़ के साथ उन्होंने ऑफिशियली जो है वो पदभार संभाल लिया है। पर्यावरण का विभाग उनके पास है, इसके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार भी उन्हीं के कंधों पर है। जल आपूर्ति का काम उनके पास है, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास कि तमाम वो पोर्टफोलियोज़ है, तमाम वो कार्यभार है जो उन्होंने आधिकारिक तौर पर संभाल लिए हैं और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं
जो है राशि भी स्वीकृत की है और इस तरह की जो फाइल्स हैं उन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट परिणाम के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन। द हिंदू ने इस खबर को छापा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से 4 जून को घोषित नीट यूजी 2024 के नतीजे में हुए घोटाले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। आप विधायक संजय झा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छात्रों के साथ है और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। तो देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। नीट परिणाम के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया गया और देखिए जिस तरह से नीट को लेकर लगातार छात्र तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं और इसी क्रम में विपक्षी पार्टियां भी मौका नहीं छोड़ रही हैं सरकार को घेरने का। तो देखिए ये भी कहा जा रहा है चूंकि दिल्ली में जल मामले को लेकर जो पानी की स्थिति बनी हुई है, कटौती देखी जा रही है, जल संकट बना हुआ है, उसे लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरे हुए है वहीं आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसी मुद्दे के बिना पर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी या फिर यूँ कहें कि केंद्र सरकार पर हमला बोला, उनके खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। तो देखिए नीट के परिणाम को लेकर प्रदर्शन किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से और कांग्रेस भी देखिए इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रही है। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगी और इसी क्रम में आपने देखा कि शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर ही रही है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस इसे लेकर एक प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं लेकिन आज इस बीच ये खबरें भी हैं कि राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि नीट में जिस तरह से धांधली की खबरें आई थी उसने कई सारे सवाल खड़े किए थे शिक्षा प्रणाली पर भी और परीक्षाएं जो की जाती हैं। हालांकि तमाम बातें जरूर कही जाती हैं कि अगर पेपर लीक होगा तो इस तरह के कानून बनाए जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून भी है लेकिन ऐसे सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री और उनकी बेटी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में फूट की खबरें अब सामने आने लगी हैं। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हरियाणा कांग्रेस के भीतर कलह एक बार फिर से सामने आ गई जब पार्टी की राज्य इकाई के प्रतिद्वंदी गुटों ने हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति जो कि पूर्व सांसद हैं उनके बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए। दोनों ने बुधवार को कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। कांग्रेस की सिरसा सांसद कुमारी शैलजा एक स्थानीय समाचार चैनल से बातचीत करते हुए चौधरी के कदम को पार्टी के लिए नुकसान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला और उनके इस्तीफे के लिए परिस्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो देखिए किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, बेटी श्रुति संघ भाजपा में शामिल हैं। ये बताया जा रहा है जैसे कि अभी हमने जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं बेटी श्रुति को टिकट नहीं मिला था लोकसभा चुनावों में। इस बात की नाराजगी उनके मन में थी और अब उन्हें चूंकि मौका मिला तो उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। और जिस वक्त उन्हें कल सदस्यता दिलाई गई पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और मनोहर लाल जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। हमने भाषण भी सुना था किस तरह से किरण चौधरी ने, माफ़ कीजिएगा, उनकी बेटी ने भी जब संबोधित किया था तो बेटी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को हमने चुना है। ये भी कहा कि देखिए अब मैं भगवा रंग में रंग गई हूँ, यही रंग चौधरी बंसीलाल का भी था। मंगलवार का दिन उन्होंने चुना और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। और देखिए आरोप ये भी लगाया है कि कुछ लोग प्रदेश इकाई में निजी जागीर की तरह इस पार्टी को चला रहे हैं। देखिए किरण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हैं और भिवानी जिले के तोशाम से विधायक है। और श्रुति चौधरी का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी बेटी तो कांग्रेस की हरियाणा इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष थी। किरण चौधरी को वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चिर प्रतिद्वंदी माना जाता था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी होने हैं और उससे पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है हरियाणा में। और चूंकि काफ़ी दल बल इनका रहा है, ऐसे में अगर ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है तो जाहिर तौर पर
एक बड़ा समर्थन यहाँ पर बीजेपी को मिल रहा है और बड़े झटके के तौर पर इसे कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस की देखिए हरियाणा में आपसी फूट जो है वो सामने आने लगी है। हालांकि जो चौधरी हैं किरण चौधरी, उनकी नाराजगी मानी जा रही है कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला था, इस बात से नाराज थी वो और इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी के कॉन्टैक्ट में थी। हालांकि कुमारी शैलजा की ओर से कहा गया कि पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस ने बुधवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा, जो कि एसटी विधानसभा सीट है, इस पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए धीरन शाह इनवाती को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वफादार और अमरवाड़ा से 2 बार विधायक रहे कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। श्री शाह को भाजपा ने पहले ही उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। उन्होंने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब बारी है उपचुनाव की। और इसी कड़ी में देखिए, कांग्रेस नेम्स कैंडिडेट फॉर देयर डिफरेंट सीट्स और इसके लिए तमाम तैयारियां भी लगातार जो है वो देखी जा रही हैं। चारों बिल्कुल देखिए, और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ, उनके करीबी ये माने जाते हैं। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बुधवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा, जो कि विधानसभा सीट है, इस पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और इसके लिए धीरन शाह इनवाती को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वफादार माने जाते हैं। अमरवाड़ा से 2 बार के विधायक रहे कमलेश शाह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कमलेश शाह को पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से अपना उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। कहा जाता है कि शाह को बीजेपी ने पहले ही उपचुनाव के लिए अपने मैदान में यानी चुनावी मैदान में उतार दिया था। मंगलवार को उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से अपना कैंडिडेट घोषित किया गया है। ये देखिए, इस हेडलाइन का जिक्र द हिंदू में किया गया है। Congress names candidate for assembly by poll in Chhindwada's high stakes अमरवाड़ा सीट। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस सीट है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है क्योंकि जो दोनों ही पार्टियों के लिए चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और स्टेट बीजेपी चीफ वीडी शर्मा's public rally ahead of Mr. Shah's nomination showed the ruling party's intention of continuing its winning momentum। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों, चाहे बात हम कांग्रेस पार्टी की कर लें या फिर हम भारतीय जनता पार्टी की कर लें, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी अहम हो जाता है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कहीं ना कहीं वो जीत का मोमेंटम अपना तोड़ना नहीं चाहते, उस जीत की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए तमाम तैयारियां जो है वो उपचुनावों को लेकर भी की जा रही हैं। और जाहिर तौर पर जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे लेकर भी कमर कांग्रेस पार्टी ने कस ली है। बिल्कुल, भाजपा के सहरावत के इस्तीफे के बाद एमसीडी की प्रमुख समिति के चुनाव तय माने जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। भारतीय जनता पार्टी की नेता कमलजीत सहरावत, जो पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई थी, द्वारका बी वार्ड पार्षद के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को मेयर शैली ओबरॉय ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। सहरावत उन पार्षदों में से एक थी जिन्हें सीधे स्थायी समिति के लिए चुना गया था। एक प्रमुख पैनल जो एमसीडी के वित्त को नियंत्रित करता है, इस 18 सदस्यीय समिति का गठन मई 2023 से राजनीतिक और कानूनी विवाद में फंसा हुआ है, जिसमें अब तक केवल 6 सदस्य चुने गए हैं। शेष 12 वार्ड समितियों में से प्रत्येक के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, जिनका गठन अभी तक नहीं हुआ है। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सहरावत के इस्तीफे से समिति के सदस्यों के लिए 6 सीटों में से 1 सीट खाली हो गई है, जो सीधे पार्षदों के सदन से चुने जाते हैं और इसके लिए चुनाव महापौर की अनुमति से भविष्य की सदन में बैठक हो सकती है। तो देखिए, वो हेडलाइन है जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है कि एमसीडी पैनल सेट फॉर पोल्स एज बीजेपी सहरावत रिजाइन। और इसकी कुछ पंक्तियां, हालांकि खबर हमने संक्षेप में आपको बता ही दी, इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता कमलजीत सहरावत जो है, उन्हें वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया था। उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है द्वारका बी वार्ड काउंसिलर से
और उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है मेयर शैली ओबरॉय द्वारा, जो कि एमसीडी में सीनियर जो है मानी जाती हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो अधिकारियों ने बताई हैं। इसके साथ ही साथ देखिए सहरावत जो हैं वो उन काउंसलर्स में से थे जिन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, और इनके पास बहुत सारे नियंत्रण थे, बहुत सारे कंट्रोल बताए जाते हैं चारों। बिल्कुल, देखिए अब इसके बाद इस सीट पर फिर से उपचुनाव होना है और उपचुनाव में देखिए आम आदमी पार्टी को तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन बीजेपी और भी ज़्यादा उम्मीदें करी और खासकर दिल्ली में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है उसने कई सारी चीज़ें यानी कई सारी उम्मीदें दे दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका के उपचुनाव में उतरने से सीपीआई और बीजेपी के सामने मुश्किल विकल्प है। द हिंदू ने इस खबर को छापा है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है, लेकिन इस फैसले ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और बीजेपी को उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने को लेकर असमंजस में डाल दिया है। दोनों दलों के नेतृत्व इस बात पर स्पष्ट हैं कि क्या वो मजबूत उम्मीदवार को मैदान उतारेंगे, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ किया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में विपरीत जब गांधी को हल्के उम्मीदवारों का सामना करना पड़ा था, भाकपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एन.जी. राजा और भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को अभी संपन्न चुनावों में मैदान में उतारा है। तो ये देखिए द हिंदू में इसका जिक्र हुआ है। विद प्रियंका's एंट्री सीपीआई एंड बीजेपी फेस टफ चॉइस इन वायनाड बाय पोल। वायनाड वो सीट जो कि राहुल गांधी की सीट है, जहां से बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की, हालांकि रायबरेली से भी जीत उन्होंने हासिल की है। ऐसे में एक सीट वो अपने पास रखेंगे और एक सीट को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो फैसला ये हुआ कि रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड सीट पर जो है उपचुनाव होंगे और वहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो पहली दफ़ा चुनाव लड़ेंगी। तो अब चूंकि प्रियंका गांधी यहाँ पर मैदान में उतर रही है और वायनाड की जनता ने पहले ही राहुल गांधी को चुना था, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पॉसिबिलिटीज़ जो है वो प्रियंका गांधी की जाहिर तौर पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सिक्किम में बचाव अभियान पूरा हो चुका है। 158 फंसे पर्यटकों को निकाला गया है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ है। देखिए एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी है। उत्तरी सिक्किम में बचाव अभियान बुधवार को समाप्त हो गया, जिसके बाद जो फंसे हुए 158 पर्यटक थे उन्हें निकाल लिया गया, इवैक्यूएट कर लिया गया है। मंगन के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पिछले 3 दिनों में सभी 1447 फंसे हुए पर्यटकों को निकाल लिया गया है। कुल 1225 पर्यटकों को और सोमवार को 64 को बचाया गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि 1447 पर्यटकों को उनके गंतव्यों पर वापस भेज दिया गया है। बताया गया कि साल 12 जून से 14 जून तक लगातार बारिश की वजह से उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से मंगन जिले में कुल 1447 पर्यटक फंस गए थे। अब उन सभी को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है और उनके गंतव्यों पर भेज दिया गया है। तो एक छोटी सी हेडलाइन जो है ये यहाँ पर छपी हुई है। बिल्कुल, द हिंदू ने देखिए इस खबर को छापा है और 158 जो रिमेनिंग टूरिस्ट थे नॉर्थ सिक्किम में उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो गया। जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हुई थी, मलबा जिस तरह से सड़कों पर आ गया था, टूरिस्ट लगभग 2000 की मात्रा में थे जो सिक्किम पहुंचे थे, जो कि फंस गए थे इस बाढ़ में, इस बारिश में, जिसके बाद अब जो बचे हुए टूरिस्ट थे यानी 158 टूरिस्ट जो थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए मौसम की मार एक तरफ वहाँ पर नज़र आ रही है और एक हम दिल्ली में बैठे हैं जहाँ पर बारिश की बूंद नज़र नहीं आ रही और गर्मी अपने चरम पर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बजट में एमएसएमई के लिए जो है कुछ के लिए आएगी पीएलआई। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र हुआ है और केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत नए सेक्टर्स को इसमें जोड़ा जाएगा और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फ़ायदों को बढ़ाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलआई स्कीम में सुधार के तहत सरकार फंड जुटाने के नियमों को आसान बना देगी। इसमें नए सेक्टर्स को जोड़ने के साथ ज़्यादा श्रम वाले क्षेत्रों की एमएसएमई को ज़्यादा लाभ दिए जा सकते हैं। सरकार का पूरा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को लेकर है। पीएलआई में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव को जोड़ा जाएगा। देखिए रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार की ओर से तिमाही आधार पर
इंसेंटिव देने के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। पहले ये वार्षिक आधार पर ही फंड रिलीज किए जाते थे। टॉय, फर्नीचर और कपड़ा क्षेत्र को स्कीम के अंदर जल्द ही कवर किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना भी जताई गई है। तो बजट में एमएसएमई के लिए आएगी पीएलआई। वित्त मंत्री संघ बैठक में अर्थशास्त्री ने इसका सुझाव दिया है। आर्थिकी को अगले चरण में ले जाने की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानलेवा गर्मी से दिल्ली एनसीआर को राहत मिली है। रात में आंधी और बारिश से पारा गिर गया। तो हल्की फुल्की बारिश हुई है ऐसा बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं चल पाया। लगातार आप देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से हालत ख़राब चल रही है। 1 महीने से अधिक समय से प्रचंड गर्मी और लू से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर को बुधवार की रात थोड़ी राहत मिली है। रात करीब 10 बजे से अचानक मौसम बदल गया और धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। तापमान में इससे कमी आई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल गया है। तो देखिए, इससे पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर राहत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मौसम विभाग कुछ और ही बता रहा है। चारुल, शायद ये बारिश इतनी ज़्यादा कम थी कि ज़्यादा लोगों की नोटिस में नहीं आई है, या फिर यूँ कहें कि गर्मी इतने चरम पर है कि इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जानलेवा गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। हालांकि ये राहत सभी तक नहीं पहुंच पाई है। अभी तक तो ये माना जा रहा है कि कुछ राहत मिली है, लेकिन वो राहत पूरे तौर पर कब मिलेगी, मॉनसून कब दिल्ली एनसीआर में दस्तक देगा, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। तो ये हेडलाइन एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि ये जो छुटपुट बारिश हुई है, जिसका जिक्र अखबारों में किया गया है कि इससे आपको राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को राहत मिली, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। छिटपुट बारिश का भी जिक्र किया जा रहा है। किताबों में आंकड़े गुलाबी हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सांसदों ने बीजिंग से दलाई लामा के साथ बातचीत का आह्वान किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तिब्बत के साथ प्राचीन संबंध होने का चीन का दावा हास्यास्पद है। उनका कहना है कि अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका दलाई लामा के उत्तराधिकार में चीन को हस्तक्षेप नहीं करने देगा। चीन ने कहा कि संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ कदम उठाया जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पारित करने के कुछ दिनों बाद, जिसमें चीनी सरकार से दलाई लामा के साथ बातचीत करने का आह्वान किया गया था, अमेरिकी सांसदों के एक प्रभावशाली समूह ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक नेता से मुलाकात की। एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका बीजिंग को दलाई लामा के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति ने रिपब्लिकन अध्यक्ष माइकल मैकॉल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत पर अमेरिका की दृढ़ स्थिति व्यक्त की और तिब्बत के साथ प्राचीन संबंध होने की चीन के दावे को हास्यास्पद बताया। तो चलिए एक बार हेडलाइन का जिक्र कर लेते हैं, और क्योंकि वक्त की कमी है। पेलोसी हेल्स लेगेसी ऑफ दलाई लामा हिट्स आउट एट चाइना। तो ये चाइना का जिक्र यहाँ पर हुआ है और एक बार फिर से बात की गई कि किस तरह से चाइना लगातार जो है तिब्बत पर अपना कब्जा जमा रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका तिब्बत की मदद करता हुआ नजर आ रहा है कि तिब्बत एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए। चाइना जिस तरह से अपनी उस पर कहीं ना कहीं कब्जे की बात को लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।